Today we are starting the 6th unit of physics, that is gravitation. Gravitation हम आज start करेंगे, तो gravitation start करते हैं. 6th unit है gravitation. Okay, 6th unit, lecture first. आप लोगों को बैकअप में भी ऐसे ही मिलेगा, ठीक है. यूनिट 6 लेक्चर 1 बैकअप या फिर वीडियो. तो अगर यूनिट ग्रेविटेशन है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द ग्रेविटेशन कि व्हाट इज ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन आप सबको पता है क्या है. ग्रेविटेशन एक फोर्स है. ग्रेविटेशन इज अ फोर्स, बट दिस फोर्स इज ओनली अट्रैक्शन इन नेचर. इसका नेचर जो है वो अट्रैक्टिव है. कभी भी ग्रेविटेशन का फोर्स रिपल्सिव नहीं होता है. तो ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two bodies of universe. Means यूनिवर्स के अंदर अक्रॉस द यूनिवर्स आप कोई भी दो बॉडीज लीजिए, उन दो बॉडीज का जिनका मास है, प्लीज रिमेंबर दोज बॉडीज विच हैव देयर ओन मास, जिनका अपना मास है, उन दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, जो एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई करेंगे, अट्रैक्शन का. एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो अक्रॉस द यूनिवर्स की बात करते हैं. अर्थ यू नो एक प्लैनेट है एंड अर्थ इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स. मतलब जो भी आपके पास प्लैनेट्स हैं, आपके सारे प्लैनेट्स, वो किसका पार्ट है, यूनिवर्स का पार्ट है. आपके पास स्टार्स हैं, आपके पास गैलेक्सीज है, ये सारे किसका पार्ट है, यूनिवर्स का पार्ट है. ठीक है बेटा. तो अक्रॉस द यूनिवर्स कोई भी दो बॉडीज है जिनका मास है, उनके बीच में जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन का फोर्स, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. तो व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? Force of gravitation is the force of attraction between any two bodies in the universe. And thing is, those two bodies should not be massless. उनका मास होना चाहिए, वो बॉडीज मासेस नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तो जो बॉडीज, कोई भी दो बॉडीज जिनका मास है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स अप्लाई करते हैं. वो दोनों एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का नेचर होता है अट्रैक्टिव इन नेचर, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. आप सबने स्टडी किया होगा 9th में, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे. दिस फोर्स प्लीज रिमेंबर वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट न्यूटन. सर आइजैक न्यूटन ने इस फोर्स को डिस्कवर किया था इन द ईयर 1665. ठीक है. व्हेन यू नो द स्टोरी बिहाइंड इट, व्हेन ही वाज सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री. तो वो जो एप्पल है, व्हाई दिस एप्पल फॉल्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाई नॉट इन अदर डायरेक्शन. So that was the story behind it, and Newton has discovered the force of gravitation in the year 1665. Second fact about the force of gravitation is, you know, this is the weakest force in the nature. जो आपके फोर्सेस है नेचर के अंदर, जैसे आपके पास न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इन सारे फोर्सेस के अंदर जो नेचर के अंदर जो फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो फंडामेंटल फोर्सेस की बात कर रही हूँ मैं, तो आउट ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस व्हिच एग्जिस्ट इन नेचर, उन सब में से सबसे जो वीकेस्ट फोर्स है वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. बट बेटा जितना वीक है ये, उतना ही ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस भी है. ठीक है. अगर सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स अगर देखा जाए, बिकॉज अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, हम सब स्विमिंग करने लगेंगे, आपको पता है. तो ये इंपॉर्टेंट फोर्स है. जितना वीक है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है. ठीक है. इसका इम्पोर्टेंट काफी है. तो इम्पोर्टेंस ये बोल सकते हैं कि काफी सिग्निफिकेंट है इसका, बट दिस इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर. अब बात करते हैं, ये यूनिवर्सल फोर्स हमने स्टडी कर लिया है कि व्हाट इज ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन इज अ यूनिवर्सल फोर्स. व्हाई दिस इज यूनिवर्सल फोर्स? बिकॉज अक्रॉस द यूनिवर्स कोई भी टू बॉडीज होंगी, उन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशन कहेंगे. कि ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स. ये अर्थ पे भी होगा, मार्स पे भी होगा, ठीक है, जुपिटर पे भी होगा, सारे जो प्लैनेट्स होंगे, मून की सरफेस है, मतलब जो भी बॉडी यूनिवर्स का पार्ट है,
उस पे आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का एग्जिस्टेंस आपको मिलेगा। अब इसी से रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो स्टडी करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने एक लॉ दिया था, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाई दिस इज नोन एज न्यूटन्स लॉ, बिकॉज न्यूटन वाज अ साइंटिस्ट who has discovered force of gravitation. So that's why this law related to the force of gravitation is known by the name scientist Newton, Newton's law of gravitation. अब Newton's law of gravitation क्या कहता है? First of all इसके mathematical relation को समझते हैं so that you can understand the statement of the law. Mathematical relation क्या है? Mathematical relation ये है कि first of all Newton's ये जो gravitation का force है, ये gravitation है, तो actually it is a force between any two bodies across the universe. यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो बॉडीज होंगी, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशन। तो बेटा ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशन का फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू बॉडीज। कि सपोज हमारे पास दो बॉडीज है, दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज अनदर बॉडी, बॉडी बी। mass of first body is m1 and mass of body b is m2 and this is the center of mass. अब center of mass से अवेयर हो, center of mass वो पॉइंट है जहां पे ऑलमोस्ट मास या कंप्लीट मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। ये सेकंड बॉडी का सेंटर ऑफ मास हो गया। अगर दोनों बॉडीज के सेंटर ऑफ मास को इफ वी ज्वाइन बाय ए लाइन, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो देखिए ये मैं बोल सकती हूँ ये डिस्टेंस शोन बाय द लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन is the distance between the center of masses of two bodies. ये डिस्टेंस है। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है कि ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी और बी बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। तो देखिए इस फोर्स को समझ लेते हैं। ये फर्स्ट बॉडी ए बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी बेटा, समझ रहे हो? तो ये जो ए है वो बी के ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो अट्रैक्शन का लगा रही है, अट्रैक्शन का लगा रही है मतलब इसको अपनी तरफ पुल करेगी। क्लियर है? तो ए की वजह से जो बी पे फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये है, जो एरो की डायरेक्शन में मैंने आपको शो किया है। अब देखिए जो बॉडी बी ए के ऊपर फोर्स लगा रही है उसको क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट करेगी मतलब पुल करेगी, पुल करेगी मतलब अपनी तरफ पुल करेगी ये। तो ये जो फोर्स है ये किसके ऊपर लग रहा है? ए के ऊपर लग रहा है। कौन लगा रहा है? बी। तो कैन आई राइट फोर्स ऑन ए बाय बी, लिख सकती हूँ इसको। और ये फोर्स कौन सा है? ये फोर्स किस पे लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डायरेक्शन वाला फोर्स है ये बी के ऊपर लग रहा है। तो कैन आई राइट फोर्स ऑन बी। कौन लगा रहा है? कौन इसको पुल कर रहा है? ये ए वाली बॉडी इसको पुल कर रही है। तो दिस इज फोर्स ऑन बी बाय ए। ये चीज क्लियर है? दोनों फोर्सेस का नाम। ये फोर्स ए बी क्यों है? बिकॉज ये फोर्स लग रहा है किसके ऊपर? ए के ऊपर, क्योंकि ए को अपनी तरफ पुल कर रही है सेकेंड वाली बॉडी बी। तो फोर्स ऑन ए बाय बी ये है, ये इसको अपनी तरफ खींच रही है, बी को कौन खींच रहा है अपनी तरफ? ए। तो फोर्स ऑन बी बाय ए। तो ये दोनों फोर्सेस है, इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन होगी ये इनके नेम्स होंगे। क्लियर है? तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है इसको सिंपली अभी मैं ए बी से नहीं सिंपली एफ से शो कर रही हूँ। तो एफ इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? तो दोनों बॉडीज के जो मासेस है उन मासेस के प्रोडक्ट के। देख रहे हो m1 और m2 को हमने मल्टीप्लाई में लिखा है। तो m1 और m2 जो दोनों बॉडीज का मास है उन दोनों मासेस का जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। देखिए ये इन दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच में डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अगर हम इसको कंबाइन कर देते हैं इट वुड बिकम m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ये क्लियर है? प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करोगे, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे और यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिस कांस्टेंट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी बताऊंगी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट व्हाई डू वी कॉल इट, दिस इज r स्क्वायर। अब g यहाँ पे क्या है? g इज यूनिवर्सल gravitational constant. Why we call it universal gravitational constant? Because this constant is for universal law of gravitation. समझ रहे हो? तो universal law of gravitation है because जो gravitation का force है that is found across the universe, ठीक है? तो वहां से ये word आया universal।
और ये ग्रेविटेशन के लॉ से रिलेटेड है ये कांस्टेंट, इसलिए इसको बोल रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये चीज समझ आई बेटा? और ये है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन के फोर्स की हमने बात की थी कि ग्रेविटेशन इज अ फोर्स, तो जो फोर्स है ग्रेविटेशन का उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कैसे डिफाइन करोगे? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी बॉडी, ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है, अक्रॉस द यूनिवर्स हम ये दो बॉडीज ले रहे हैं, तो एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स, ये देखो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो एवरी बॉडी अक्रॉस द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, किसके साथ? विद ए फोर्स, ठीक है, एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगी, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो दो बॉडीज होंगी उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू। क्लियर है? तो m1 m2 दो बॉडीज का मास हो गया, ए बॉडी का मास है m1, बॉडी बी का मास है m2, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो r है। क्लियर है बेटा? ये आपने देख लिया है। तो स्टेटमेंट वही है जो आपने यहाँ पे लिखा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट इन द यूनिवर्स every body attracts every another body with a force whose magnitude is given by this law। अब यहां से g की हमने बात की कि g आपके पास क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। बेटा कुछ प्रॉब्लम है? सबको क्लियर है ना? वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही है सबको? ओके ओके बेटा। निशांत अगर वॉइस में प्रॉब्लम है तो एक बार दोबारा से लॉगिन कर जाओ, दोबारा से ज्वाइन कर जाओ। अब देखिए जी आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है मतलब इसकी वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट, दैट मींस फिक्स्ड रहेगी। इसकी वैल्यू इज गिवन बाय 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए ये है इसकी न्यूमेरिक वैल्यू, जी की जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इज दिस मच 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और ये है इसकी एसआई यूनिट। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर जी के लिए निकालना चाहो, ये तो हो गई इसकी यूनिट और न्यूमेरिक वैल्यू। अब बात करते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ से अगर आप जी की वैल्यू निकालो तो जी को अगर सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाते हो तो क्या होगा? ये एफ आर आ जाएगा, जी की वैल्यू होगी क्या? एफ आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में से हमने जी को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना लिया है, और ये होगा m1 m2। अब देखिए यहाँ से जो यूनिट होगी, ये जो हमने यूनिट निकाली है वो ऐसे ही निकाली है, यहाँ से अगर आप यूनिट निकालोगे तो एफ मतलब फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन। आर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट हम मीटर लेते हैं। और देखिए m1 और m2 मतलब ये भी केजी में होगा और ये भी केजी में होगा, मासेस है, तो ये हो गया केजी स्क्वायर। तो जो हमने यूनिट लिखी है वो ऐसे लिखी है। अब इसी फॉर्मूले से हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालेंगे। कैसे? फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बताएगा कोई? यस एनीवन? फोर्स के लिए mlt माइनस 2। यस बेटा, m1 l1 t माइनस 2। क्लियर है? अब ये है श्वेता कार्तिक, आपके लिए नया होगा, फर्स्ट यूनिट में करेंगे। अब ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब आर, मतलब किस में मेजर करेंगे? मीटर में। और मीटर को किस में मेजर करते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए क्या लिखते हैं? लेंथ। तो ये हो गया लेंथ का स्क्वायर। और ये आपके पास है केजी, केजी है तो केजी के लिए हम क्या लिखेंगे? m1 और m1, तो ये हो जाएगा m1 और ये m1। क्लियर है? आप इसको चाहो तो m भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा? इसको सोल्व कर लीजिए। m1 यहाँ से l1 ये है, ये l2 है, तो l1 की एक तो पावर l की 1 और एक ये 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। ये हो गया t माइनस 2। और यहाँ से देखिए डिनोमिनेटर में m1 + 1 मतलब 1 + 1 कितना हो गया? 2, और 2 को अगर न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? -2। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये 1 है m की पावर और ये -2 है, तो कितना हो जाएगा? m की पावर 1 l3 t माइनस 2। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक तो आपने किया हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम कर रहे हैं कि ये तो इसका मैग्नीट्यूड था, F = g m1 m2।
ओवर आर स्क्वायर, ये वाला जो फॉर्मूला था, ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड था, मतलब जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसकी स्टेटमेंट थी और ये फॉर्मूला था। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक इज, प्लीज 3 दिन क्लासेस अवॉइड ना करें, ठीक है, 3 दिन में ये यूनिट खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कि अभी हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टडी किया। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या स्टेट करता है कि कोई भी दो बॉडीज हैं अक्रॉस द यूनिवर्स, उनके हाँ बेटा, मैम आपका डायमेंशनल फार्मूला तो है बेटा कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर, यही था। एफ है आपके पास m1 l1 t माइनस 2, इसको सोल्व कर लीजिए, शायद कोई मिस्टेक हो गई होगी। ये है आपके पास l स्क्वायर और ये आपके पास होगा m1 और m1, इसको पावर्स में आप चेंज कर लीजिए, वो होगा यहाँ से l3 हो जाएगा, m1 और m1 को ऊपर लेके जाओगे तो m की पावर -2 हो जाएगी, रीअरेंज कर लेना। क्या आ रहा है, पिछली बार m की पावर -1 आएगी, m1 l1 t माइनस 2 आएगा, ये फोर्स के लिए हो गया। ये आपके पास डिस्टेंस, मैं आपको बता रही हूँ कैसे निकालना है। फोर्स के लिए है वो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया, आर स्क्वायर है वो ये लिख दिया, m1 है m का स्क्वायर है तो मतलब m और m लिख दिया है, इस तरीके से निकालेंगे। अगर पिछली बार कहीं m1 l1, देखिए इसमें हो जाता है कई बार l1 की जगह l2 लिखा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से निकालिए, ये सही है, ठीक है, क्लियर है बेटा, अभी नहीं बात, इस फॉर्मूले से निकाल लेना, कभी मिस्टेक नहीं होगी। बेटा डायरेक्ट लर्न करते हैं तो देखो लर्न नहीं रहते हैं, इसमें पावर 1 2 नहीं होगा, लेकिन अगर फॉर्मूले से जाएंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेक्टर फॉर्म में अगर हमें, जैसे हमने अभी मैग्नीट्यूड निकाला F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैग्नीट्यूड, की जो फोर्स लगेगा, न्यूटन जो ग्रेविटेशन का फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूले को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, वेक्टर फॉर्म आप समझ गए होंगे, वेक्टर्स की फॉर्म में, क्योंकि फोर्स क्या है आपके पास, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर हम इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कैसे करेंगे, देखिए ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है आपके लिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखिए अगेन हम क्या करेंगे, क्योंकि जो न्यूटन का फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या बताता है कि दो बॉडीज के बीच में फोर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो बॉडीज कंसिडर करनी होंगी। सपोज ये मैं एक बॉडी कंसिडर कर लेती हूँ, दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी, और इन दोनों के सेंटर ऑफ मास को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं बाय ए स्ट्रेट लाइन, क्लियर। अब ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये बॉडी ए का सेंटर ऑफ मास, चाहो तो आप यहाँ पे सर्कल बना सकते हो, ये बॉडी बी का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। दोनों के सेंटर ऑफ मास को हमने ज्वाइन कर दिया है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज आर, ये आर डिस्टेंस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आई हैव जस्ट मार्क्ड आर फोन, ये जो आर है ये इन दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया था कि ये जो फोर्स है, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होंगी। देखिए ये जो बॉडी ए है ये बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, मतलब जो फोर्स होगा, अगर मैं उसको एक डिफरेंट कलर से दिखाऊं आपको, बॉडी ए है वो बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, मतलब ये होगी फोर्स की डायरेक्शन, समझिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि बॉडी ए है वो बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, पुल कर रही है, क्लियर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये फोर्स लग रहा है किस पे, सेकेंड बॉडी पे, अगर मैं इसको 2 मान लूं और इसको 1 मान लूं, क्योंकि ए बी से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन 2 बाय 1, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने F21 क्यों लिख दिया है, ये फोर्स अप्लाई कर रही है ये बॉडी ए किसके ऊपर, सेकंड के ऊपर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए F21 का मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 2 स्टैंड्स फॉर फोर्स ऑन 2
बाय 1, मतलब फोर्स ऑन बॉडी 2 बाय बॉडी फर्स्ट, या फिर फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी बाय फर्स्ट बॉडी। ये चीज क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए ये जो बी है ये भी तो ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, पुल करेगी, तो इस फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी जो बी फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, ए के ऊपर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एफ, फिर हम वो डिजिट लिखेंगे जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, ये वाला फोर्स। अगर ये बॉडी बी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, किसको अट्रैक्ट कर रही है, बॉडी ए को, तो फोर्स किसके ऊपर लगा, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, किसके, कौन लगा रहा है, बी। ये दोनों समझ आया, फोर्स की डायरेक्शन हमने कैसे ली है। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो वी विल यहाँ पे आप क्या करेंगे, वेक्टर लगा देंगे। दैट मीन्स ये फोर्स अब क्या हो गया है, वेक्टर फॉर्म में हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखेंगे। यूनिट वेक्टर एक लिखेंगे r12 और एक लिखेंगे r21। r12 क्या है, ये है यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 है, तो 1 क्या है, a, तो फ्रॉम a टू b, मतलब a से b की तरफ एक यूनिट वेक्टर। तो देखिए a से b की तरफ तो ये डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, r12। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, दैट मीन्स यूनिट वेक्टर लीडिंग फ्रॉम a टूवर्ड्स b, a से निकल रहा है और किसकी तरफ है, b की तरफ है, originating from a and it is towards b, तो यूनिट वेक्टर फ्रॉम a टू b। अब ये यूनिट वेक्टर है r21, ये कौन सा है, यूनिट वेक्टर कहां से आ रहा है, ये फ्रॉम b, किसके टूवर्ड्स है, a के, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम b टू a, तो मतलब ये डायरेक्शन होगी और ये होगा यूनिट वेक्टर r21। ये किस किस को समझ आया, बस यही समझना है। अगर ये समझ आ गया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर है बेटा, किसी को कोई भी डाउट, पूनम, क्लियर है बेटा, ठीक है बेटा। वॉइस निशांत आपके पास क्लियर नहीं है या किसी के पास भी क्लियर नहीं है, एक बार देखिए वॉइस क्लियर है क्या सबके पास। अमन वॉइस क्लियर है, अनु के पास क्लियर है, पूनम आवाज क्लियरली आ रही है आपको, फिर से समझा दूंगी मैं। मैं ये पूछ रही हूँ वॉइस क्लियर है, टॉपिक क्लियर की नहीं पूछ रही हूँ। सुखदर्शन बोल रही है मैम फिर से समझा दो, फिर से तो समझा दूंगी, वॉइस क्लियर है। निशांत आपके पास ही वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है बेटा, देखिए सभी लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, देखिए सुखदर्शन, हाँ ओके बेटा, एक बार देख लो, अगर क्लियर नहीं है अब देखना, अगर क्लियर हो तो बता देना। क्लियर है। ठीक है ठीक है। देखिए सुखदर्शन आप पूछ रहे थे कि फिर से बताना है, देखो कुछ नहीं है, हमने यहाँ पे दो फोर्स लगाए हैं, ठीक है, दो फोर्सेस है जो इस नाम से है F12 और F21। अब ये समझिए ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, फर्स्ट वाला जो लेटर है वो किसके ऊपर होगा, ऑन, और ये जो सेकंड वाला होगा ये होगा बाय। तो ये क्या हो गया, फोर्स ऑन, ऑन क्या है, फर्स्ट है पहले यहाँ पे, तो फोर्स ऑन ए बाय बी, ठीक है। अगेन फोर्स, ये वाला जो टू है इसको हम ऑन के साथ लिखेंगे, फोर्स ऑन टू, टू मतलब बी बाय ए, ये दोनों फोर्सेस हो गए। अब हमने यहाँ पे दो यूनिट वेक्टर्स लिखे हैं इन फोर्सेस की डायरेक्शन के लिए। यूनिट वेक्टर एक तो होगा r12 और दूसरा होगा r21। r12 का मतलब यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, सीधा ही 1 से a, 1 से 2 की तरफ है, मतलब a टू b, ये हो जाएगा 2 1 है तो ये हो जाएगा b टू a, ठीक है। b से a की तरफ, तो b से a की तरफ है तो ये यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन, ए से बी की तरफ है तो ये वाला, ठीक है। सिंपली डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने दो यूनिट वेक्टर्स लिए हैं, r12 और r21। एक तो वो जो ए से बी की तरफ हो, ये वाला r12, और दूसरा बी से ए की तरफ हो तो ये वाला r21। कोई ऐसा जिसको अभी भी ना समझ आए हो ये चारों चीजें,
कोई बात नहीं बेटा, आप लोग बहस मत करो। निशांत एक बार दोबारा जाके इन हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बैकअप आपको मैं भेज दूंगी। ये चीज क्लियर है। अब देखो, हमने फोर्स लिखा था, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या था, G m1 m2/r²। ये था जब हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की थी। देखिए अभी मैंने वेक्टर नहीं लगाया है, जब तक मैं यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाती हूँ तब तक ये फोर्स हमें सिर्फ क्या देगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा। ये तो मैग्नीट्यूड था किसका, फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का, कि दो बॉडीज जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं वो कितना फोर्स लगाएंगी, तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा Gm1 m2/r², यही होगा। अब हमें इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है बेटा, तो क्या करना पड़ेगा, F के ऊपर वेक्टर लगाना पड़ेगा ऐसे। तो यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक तो फोर्स है F12 और दूसरा फोर्स है F21। तो पहले इस फोर्स को निकालते हैं कि ये फोर्स वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। बात समझ आ गई, कुछ नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट वाला फोर्स F12 और फिर निकालेंगे F21। तो हमने क्या किया, सिंपली फोर्स के ऊपर वेक्टर लगाया, कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं, F12। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, G, फर्स्ट मास कौन सा है M1, सेकंड मास कौन सा है M2, ये रहेगा r²। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? देखिए जब भी आप वेक्टर फॉर्म में कोई क्वांटिटी लिखते हो तो आपको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। बेटा कौन स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा है, ये कोई स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा है तो बीच में मत कीजिए। देखिए यहाँ पे आप फोर्स F12 लिख रहे हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई, देखिए इतना ही था आपका फॉर्मूला तो, लेकिन यहाँ पे अगर फोर्स को आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए फोर्स है F12, मतलब 1 पे फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है, 2, मतलब ये वाला फोर्स। हाँ बेटा बोलिए बेटा, कोई कुछ बोल रहा था। यस बताइए। आपकी स्क्रीन नहीं दिखती मैम। मेरी बेटा मेरी स्क्रीन विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि बीच में किसी ने स्क्रीन प्रेजेंट की थी, अब पता नहीं मुझे किसने की थी, वो तो मैं देख नहीं पाई क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास ले रही हूँ। फिर से देखना एक बार। अब विजिबल है? देखिए आप लोग बीच में अपनी स्क्रीन किसी ने प्रेजेंट, क्योंकि मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे मैसेज आ गया था कि समवन एल्स इज प्रेजेंटिंग द स्क्रीन, सो प्लीज डोंट डू दिस, बिकॉज अगेन एंड अगेन हमारी लाइव क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है, अल्टीमेटली हमें सिलेबस करना है। तो ये मत कीजिए, आप लोग बड़े बच्चे हो, आई होप समझदार हो। देखिए इस फोर्स की बात कर रहे थे, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें गिवन है बाय द फॉर्मूला F इक्वल टू Gm1 m2/r², ठीक है। अब अगर इस फोर्स को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हमारे पास दो फोर्सेस है F12 और F21। सबसे पहले हम लिखेंगे F12, तो F12 के ऊपर अगर वेक्टर लगा देते हो तो Gm1 m2/r² आपके पास एज इट इज रहेगा। जब यहाँ पे आप वेक्टर लगा रहे हो तो यहाँ पे आपको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर में। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, आप दो तरीके से कर सकते हो। कैसे, आपके पास F12 है, आपको बुक्स में मिलेगा यहाँ पे F यूनिट वेक्टर R21, ये वाला यूनिट वेक्टर फ्रॉम B टू A, ये वाला, और साथ में यहाँ पे नेगेटिव साइन मिलेगा, ठीक है। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो ये कर लो या फिर क्या कर लो, नेगेटिव साइन यहाँ से हटा दो, जो यहाँ पे F12 है, F12 की ही डायरेक्शन में आपको जो यूनिट वेक्टर मिलेगा, देखिए ये फोर्स है F12, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा मिल रहा है, R12। तो अगर यहाँ पे R12 लिखना चाहोगे तो आपके पास आ जाएगा ये माइनस साइन, यहाँ से हट जाएगा Gm1 m2/r², और ये आपके पास आ जाएगा R12। ये चीज समझ आई, क्योंकि आपके पास R21 इज इक्वल टू है किसके, R12 के, क्योंकि दोनों जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अगर R21 की जगह अगर आप R12 लिखना चाहते हो, क्योंकि उससे आपकी इक्वेशन इजी हो जाएगी, बुक्स में आपको ये मिलेगा माइनस के साथ,
अगर यहाँ पे आप फोर्स निकालना चाह रहे हो 1 2, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर आपको कौन सा लेना पड़ेगा, ऑपोजिट लेना पड़ेगा 2 1। बात समझ आई? और यहाँ पे साइन आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा इजी करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, जो आपके पास फोर्स है F12 है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी R12 ले सकते हो। उसके साथ आपके पास यहाँ पे साइन कैसा आएगा, प्लस का साइन आएगा। समझ गए होगे क्यों? क्योंकि R21 आपका किसके इक्वल है, माइनस R12 के इक्वल है। तो एक माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, R12 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? आपकी बुक्स में ये गिवन है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है बेटा कि F12 की डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर R21 की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। देखिए है नहीं है, ये है आपके पास F12 इस डायरेक्शन में, और ये है आपके पास R21 इस डायरेक्शन में। R21 की डायरेक्शन है ये, फोर्स की डायरेक्शन है ये। देखिए दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे साइन क्या आया है, नेगेटिव। आप अगर ये चाहते हो कि यहाँ पे नेगेटिव साइन ना आए, तो सिंपली आप यहाँ पे R21 की जगह क्या लिख दीजिए, माइनस ऑफ R12 लिख दीजिए। तो माइनस ऑफ R12 लिखोगे तो माइनस से एक साइन यहाँ पे माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। किसी को कोई दिक्कत? कैसे किया, क्या किया? क्लियर है? कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिंपली अगर आपको चीजें समझ आ रही है तो कर सकते हो। अब देखिए नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों आया वो मैंने आपको बता दिया है। अब एक चीज समझिए कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड होता है, ये जो R है, इसको आप सिंपली R भी लिख सकते हो, इसको मॉड्यूलस के अंदर R12 भी लिख सकते हो ऐसे, और इसको मॉड्यूलस के अंदर R21 भी लिख सकते हो ऐसे। नहीं करो इसको, हाँ कट कर दो। तो ये जो यूनिट वेक्टर है R, इसको आप R12 भी लिख सकते हो, मैंने बताया R21 भी लिख सकते हो। इन तीनों का मतलब एक ही है, समझ गए? तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो हमने R स्क्वायर लिखा है ना बेटा, इस R स्क्वायर को भी क्या लिख देंगे, R12 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, R12 है। तो चाहो तो इस फॉर्म में लिख दो, ये आपके पास आ जाएगा F12 इज इक्वल टू माइनस G, क्योंकि आपकी बुक्स में ये गिवन है, M1 M2 ओवर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, R21 लिख सकते हैं। यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो आपका है उसी के, तो ये हो जाएगा R21, इसको बोलते हैं फुल वेक्टर का ये, और ये हो गया यूनिट वेक्टर R21। किसी को कोई दिक्कत? ये हो गया F12। क्लियर है ये चीज? अब इसी तरीके से हम सिंपली क्या कर लेंगे, F21 निकाल देंगे बस। F21 में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। देखिए कैसे करेंगे F21, F21 कैसे निकालेंगे, F21 इसके ऊपर वेक्टर, ये माइनस साइन यहाँ पे भी है, माइनस साइन यहाँ पे भी रहेगा, G M1 M2 सेम रहेगा। आपके पास देखिए यहाँ पे F12 है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर कौन सा लिया है, ऑपोजिट लिया है R21। तो यहाँ पे अगर फोर्स F21 ले रहे हो तो यूनिट वेक्टर ऑपोजिट ले लो, R12 ले लो, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हो इसीलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, R12, और ये हो गया y। तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर फॉर्म में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने डिफाइन किया कि फोर्स F12 क्या होगा और फोर्स F21 क्या होगा। क्लियर है ये चीज? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो अगर समझ आ गया है तो इसमें हम एक स्टेप और कर लेते हैं, सो दैट कहीं से भी कोई डाउट रहे ना आपके पास। एक चीज समझे, अगर ये समझ आ गया तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इस F21 को कैन आई राइट, ये जो माइनस साइन है, देखिए माइनस साइन को एज इट इज रहने देते हैं, G M1 M2, इस यूनिट वेक्टर R12 को कैन आई रिप्लेस बाय माइनस ऑफ R21, रिप्लेस कर सकते हो इसको माइनस ऑफ R21 से, तो इसको माइनस ऑफ R21 से करेंगे रिप्लेस, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, R21, और ये इसका स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये बन जाएगा आपके पास G M1 M2 R21 इज इक्वल टू द R21, और ये यूनिट वेक्टर का स्क्वायर। ये चीज समझ आई? अब ये देखो, ये चीज आपके पास सेम है, ये जो आपने लिखा है सेम यही है, ये किसके इक्वल है, F12 के इक्वल है, और हम क्या निकाल रहे थे, F21। तो F21 किसके इक्वल हो जाएगा, इसको मैं पूरे को क्या रख सकती हूँ,
F12 रख सकते हो तो F12 रख दिया, लेकिन आगे साइन किसका है, माइनस का। तो देखिए ये आ गया, ये आपके पास रिजल्ट है। ये जो दोनों फोर्सेस हैं F21 और F12 दोनों इक्वल तो है, ठीक है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है, नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। चीज समझ आई है क्या किया हमने, फिर से बताना है या क्लियर है? मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली जो F21 था चाहे तो आप F12 में भी कर सकते हो, यहाँ पे R12 तो जो था ना बेटा, उसको सिंपली मैंने क्या कर दिया, -R21 पुट कर दिया। -R21 पुट करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे भी R21 रखोगे तो ये पूरा जो रिजल्ट है वो आपका किसको शो कर रहा है, फोर्स F12 को शो कर रहा है, लेकिन इसके आगे साइन किसका है, माइनस का। तो हम पूरे की जगह रिप्लेस कर सकते हैं -F21। तो देखिए यहाँ से क्या शो हो रहा है, both the forces F12 as well as F21 are equal है लेकिन opposite in direction है। ये था आपके पास वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ। कोई दिक्कत यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके देखिए अब एक स्टेप और कर लेते हैं अगर आपको समझ आई है तो। ये तो हमने एक लाइन के अलोंग लिया था, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में जैसे हम करते थे वैसे अगर मैं ले लूं, देखो कैसे, कि सपोज ये जो दोनों फोर्सेस हैं, दोनों मासेस हैं, वो कुछ ऐसे गिवन है। ये ओरिजिन है, जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है वो ओरिजिन से, फर्स्ट वाला पार्टिकल का मास इज m1 एंड इट इज लोकेटेड एट पॉइंट a एंड इट्स पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर r1। समझ आया? दिस इज अनदर पार्टिकल, थोड़ा सा चेंज करते हैं। दिस इज अनदर पार्टिकल, ये आपके पास फर्स्ट पार्टिकल है जो कि ए पोजीशन पे लोकेटेड है, ये आपके पास सेकंड पार्टिकल है जो बी पोजीशन पे लोकेटेड है। इसका मास इज m1, इसका मास इज m2। दिस पार्टिकल्स या body's position from the center is given by position vector r1 एंड ये जो पार्टिकल है जो कि बी पे प्रेजेंट है जिसका मास m2 है या बॉडी है, इसकी पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर r2। ये चीज समझ आई? और इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। ये जो बॉडी ए है, सपोज एक फोर्स मार्क कर देते हैं, बॉडी ए है वो बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो इस फोर्स का नाम क्या होगा, फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, 2 के ऊपर। कौन लगा रहा है, ए बॉडी, तो ए क्या है, 1। ये चीज समझ आई? और इसके ऑपोजिट में जैसे देखिए यहाँ पे F21 है तो इसके ऑपोजिट में यूनिट वेक्टर जो होता है वो हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन होगी ये, और इसका नाम क्या होगा, लीडिंग फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, तो इसका नाम होगा R12 यूनिट वेक्टर। ये चीज समझ आई? अब देखिए बेटा हमें करना क्या है, इस R12 को जहां पे भी R12 मिले उसको हम क्या लिखेंगे, ये वेक्टर कहाँ से कहाँ है, लीडिंग फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, तो ये मतलब इसकी फाइनल पोजीशन होगी, लिख सकती हूँ। तो ये हम लिखेंगे R2 माइनस R1। समझ आ गया? अगर हमारे पास R21 हो तो उसको हम क्या लिखेंगे, R1 मतलब जो बाद वाला है ये, माइनस में ये चीज समझ आ गई कैसे किया मैंने? क्लियर है? बस अब हमें कुछ नहीं करना है, जहां हमारे पास F21 को ले लेते हैं, ये F21 था, तो F21 को अगर हम चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे? पहली बात तो F21 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये होगा माइनस, आपकी बुक में माइनस के साथ है इसलिए मैं बार बार माइनस से लिख रही हूँ, माइनस GM1M2। यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो होगा, अगर यहाँ पे फोर्स F12 है तो यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा, R12। क्लियर? और ये होगा R12 और ये स्क्वायर, कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी एक चेंज और करेंगे, क्या चेंज करेंगे, आपको पता है जो यूनिट वेक्टर है उसको हम कैसे लिखते हैं, कोई भी यूनिट वेक्टर होगा, मैंने आपको काइनेमेटिक्स में बताया था कि सपोज आपके पास एक यूनिट वेक्टर है, उसको लिखने का फॉर्मूला है फुल वेक्टर सेम वेक्टर, फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ द वेक्टर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो इस यूनिट वेक्टर R12 को हम चेंज कर सकते हैं इसी फॉर्म में, कैसे, अगर R12 यूनिट वेक्टर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R12
ऊपर वेक्टर लगा देंगे, ये हो गया फुल वेक्टर r12 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r12, कुछ ऐसे। तो इसको हम चेंज कर देंगे इस यूनिट वेक्टर को यहाँ पे इसी फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, F21 इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2। यहाँ पे यूनिट वेक्टर को चेंज करोगे तो देखो आपके पास क्या बन जाएगा, फुल वेक्टर r12 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे r12 एक ऑलरेडी है और एक r12 और आ जाएगा, स्क्वायर पहले ही है और एक ये और आ गया, तो आपके पास क्या बना r12 और इसका क्यूब। ये चीज सबको समझ आई? प्लीज जहाँ पे ना समझ आए मुझे रोक दे, आपको पहले ही बता रही हूँ, डाउट लेके जाएंगे आपके लिए प्रॉब्लम है, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, आपका काम है पूछना। क्लियर? देखिए अब हमें क्या करना था, मैंने आपको बताया था r12 को चेंज करना है इस फॉर्मेट में 1 से 2, तो 2 में से 1 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर? तो ये आपके पास F21 है वो कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस जी m1 m2 और इसको हम लिखेंगे 2 माइनस 1 और ये आपके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r2 माइनस r1 और ये क्यूब। बस ये था, इसी के फॉर्म में अब आप r12 को भी चेंज कर सकते हो चाहो तो। F12 क्या आ जाएगा, माइनस जी f1 m2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 निकालोगे तो यहाँ पे 2 1 आ जाएगा, 2 1 को क्या लिख दोगे 1 माइनस 2, बस ये है आपके पास। कोई दिक्कत हो तो बताइए, अदरवाइज चले आगे। चले अमन, नितिका, पूनम, सुदर्शन, अनु, चले बेटा, ठीक है। कोशिश करेंगे मैक्सिमम सिलेबस कर पाए विथ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यही होना चाहिए मोटो। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये देखिए कैसा फोर्स है, यूनिवर्सल फोर्स है, ठीक है, अक्रॉस द यूनिवर्स कोई भी दो बॉडीज होंगी वहां पे ग्रेविटेशन का फोर्स एग्जिस्ट करेगा, तो कैसा फोर्स है, यूनिवर्सल। नेक्स्ट ये कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो बॉडीज हैं उनके सेंटर ऑफ मास को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वहां से फोर्स निकालते हैं, तो सेंट्रल फोर्स हो गया, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम, कि दो बॉडीज के बीच में जो इंटरवेनिंग मीडियम जो है उससे क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, कि दो बॉडीज के बीच में मीडियम कैसा है उससे क्या है, इंडिपेंडेंट है। थर्ड, अगर दो बॉडीज के बीच में तीसरी एक कोई बॉडी आ जाए, चौथी बॉडी आ जाए, तो कितनी बॉडीज प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर बॉडी, ठीक है, उससे भी इंडिपेंडेंट रहेगा। नेक्स्ट आप क्या बता सकते हो, इसके बारे में ये बता सकते हो कि इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि एवरी बॉडी दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है, वहां पे क्या होता था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो यहाँ पे भी अगर ये बॉडी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो ये वाली बॉडी भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये चीज क्लियर है? फोर्थ अब अपनी तरफ से क्या बता सकते हो, सेंट्रल फोर्सेस है। तीसरा कंजर्वेटिव फोर्सेस है, कैसा फोर्स है ये, कंजर्वेटिव फोर्स। दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर है बेटा? ये छोटी छोटी चीजें भी आप ये मत सोचा कीजिए कि इनको स्किप कर देते हैं, ये तो हमें आती है, नहीं, कुछ स्किप नहीं करना है। क्या होगा, 5 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, बस इतना ही। ये क्या हो रहा है पूनम? नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हमें करना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से बताऊं? कैरेक्टरिस्टिक्स में निशांत हमने कुछ नहीं किया, F इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर है। इसमें पहले तो देखिए F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के, इसके तो रहने भी दीजिए। ये आप लिख सकते हो, दो कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही हो जाएंगे कि जो ग्रेविटेशन का फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू बॉडीज m1 एंड m2। दूसरी ये लिख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। तीसरा ये बता सकते हो कि जो आपका ग्रेविटेशन का फोर्स है वो एक यूनिवर्सल फोर्स है, बिकॉज अक्रॉस द यूनिवर्स कोई भी दो बॉडीज होंगी उनके बीच में ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा। चौथा आप क्या बता सकते हो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक सेंट्रल फोर्स है। क्यों है सेंट्रल फोर्स? क्योंकि बेटा दोनों बॉडीज के सेंटर को आप ज्वाइन कर रहे हो तब उनके बीच में कितना डिस्टेंस है r, तो ये सेंट्रल फोर्स है। दो बॉडीज के सेंटर से हम काउंट करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, तो ये सेंट्रल फोर्स हो गया। तीसरा क्या है कि ये प्रेजेंस और एब्सेंस इंडिपेंडेंट है कि कोई बॉडी बीच में प्रेजेंट है थर्ड बॉडी या नहीं है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज, ठीक है, बस यही था। दूसरा हाँ ये आप मेन कर सकते हो कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडीज, कि जो दो बॉडीज है उनका साइज क्या है क्या नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब भी रहेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके बुक्स में एक एक लाइन में गिवन है, तो इसको एक बार आप देख लें। नेक्स्ट है ये भी आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हो कि ये जो ग्रेविटेशन का फोर्स है वो कैसा फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है नेचर के अंदर। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशन का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है। अभी तो हमने ये देखा था, इसको समझिए एक बार। ये फर्स्ट बॉडी है ए, ये सेकंड बॉडी है बी, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये हमने समझा था। अब हमें ये समझना है कि सपोज हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास कुछ है, उसके ऊपर बहुत सारी बॉडीज मिलके फोर्स लगाती हैं, तो जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा। सुपरपोजिशन का मतलब सारे फोर्सेस को हम क्या कर दे, सुपर इम्पोज कर दे, सम ले लें। देखिए कैसे, पहले डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है m0, ठीक है, ये एक बॉडी है m1, ये एक तीसरी बॉडी है m2, ऐसे बहुत सारी बॉडीज हो सकती है, और ये आपके पास बॉडी है जिसका मास है mn, मतलब ये nth बॉडी है। अब ये बॉडी भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, ये जो m2 है वो भी m0 के ऊपर फोर्स लगा रही है, और ये जो mn है ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। समझ रहे हो बात को? देखिए ये m1 है, ये इस m0 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, बाय द फोर्स। इस फोर्स का नाम क्या होगा, कोई बता सकता है? फोर्स कौन किस पे लगा रहा है, ये टेल मी नितिका, इस फोर्स का नाम क्या होगा? जो m1 फोर्स लगा रही है m0 पे, वन और नोट के टर्म में बताइए मुझे क्या होगा इस फोर्स का नाम। यस निशान बताइए, F0 नोट, हाँ ठीक है, यस निशान धनखड़, अमन मोर, सुखदर्शन, M01 नहीं बेटा सुखदर्शन, M01 नहीं, F01, ठीक है, M तो मास से हो जाएगा फिर। तो ये देखिए ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, नोट के ऊपर, कौन लगा रहा है, 1, क्लियर है। ये m2 बॉडी भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो ये फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, नोट के ऊपर, कौन लगा रहा है, 2। इसी तरीके से बहुत सारी बॉडीज होंगी तो वो इसी वे में फोर्स लगाएंगे। सपोज ये एक nth बॉडी है जिसका मास mn हमने लिया है, तो ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी बाय द फोर्स F0 नोट बाय n, क्लियर है। तो देखिए ये जो एक पार्टिकल आपने लिया या बॉडी ली जिसका मास m1 है, m नोट है, उसके ऊपर कितने सारे फोर्स लग रहे हैं, तो जो टोटल फोर्स होगा वो कितना होगा। तो टोटल फोर्स मान लेते हैं इस बॉडी पे कितना लग रहा है, F, वो किसके इक्वल होगा, F01 प्लस F02 प्लस F03 अप टू F0n। ये चीज सबको समझ आई। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन। और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है, इट स्टेट्स दैट कि रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, ये रिजल्टेंट ही है बिकॉज ये सबका सम करके हमने निकाला है, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ये पार्टिकल है m0, ठीक है, दिस इज ड्यू टू द नंबर ऑफ पॉइंट मासेस, ये एक पॉइंट मास है, ये एक पॉइंट मास है, ये एक पॉइंट मास है, सारे कितना मिलके फोर्स लगा रहे हैं, उन सबके फोर्स का अगर हम क्या ले लें, रिजल्टेंट सम ले लें, वेक्टर सम ले लें, तो वो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा उस पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर, क्लियर है। तो ये अगर सारे सम है तो सम, इन सारे फोर्सेस को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं समीशन, ये लेटर यूज करेंगे। और यहाँ पे जो फोर्स है वो देखिए, ये पार्टिकल्स हैं,
1 2 3 अप टू n हो सकते हैं, तो I की वैल्यू हम कहाँ से रखेंगे, I इक्वल टू 1 to n। और यहाँ पे फोर्स देखिए, फोर्स जीरो, फोर्स नोट तो सब में कॉमन है, तो फोर्स नोट तो एज इट इज रहेगा। ये 1 2 3 4 ये चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं Fi। ये चीज सबको समझ आई। तो यहाँ से F01 F02 F03 अप टू F0n क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं। किसके ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर। किसकी वजह से, ड्यू टू पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 m3 अप टू mn। क्लियर। अब F01 को कैसे लिख सकते हैं, F01 को मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप माइनस साइन लगाओगे, G m1 m2, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर कौन सा लोगे, अगर यहाँ पे 0 1 है तो यहाँ पे क्या लोगे, 1 0 लोगे। किसी को कोई डाउट, और यहाँ से भी क्या लोगे, 1 0, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर। लेकिन जब इस यूनिट वेक्टर को हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फुल वेक्टर, याद रखना। इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, F02 निकाल सकते हो, सॉरी M1 नहीं, यहाँ पे है नोट, और ये रहेगा 1, याद रखिए प्लीज। ये रहेगा -G फोर्स ऑन नोट बाय, ये कौन सा है, 2, यहाँ पे लिखेंगे 2। यहाँ पे अगर F02 है तो यूनिट वेक्टर कौन सा लेंगे, 2 0, ये, और यहाँ पे रहेगा 2 0 फुल वेक्टर उसका स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम आप इन सब की वैल्यूज यहाँ पे उठा के रख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे माइनस साइन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ G m0 m1, और अगर F01 है तो यहाँ पे R01 ही लिखूंगी, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, R10 का स्क्वायर। सो दैट आप हर चीज में से क्या लिखो, आपके पास फोर्स भी 0 1 हो और यूनिट वेक्टर भी 0 1 ही हो। तो यहाँ पे जब F आएगा तो वो कितना आएगा, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हो। देखिए G और M नोट तो सब में कॉमन रहेगा, तो G और M नोट को आप कॉमन ले लोगे, अंदर आपके पास क्या रहेगा, M1। ठीक है, फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाले के केस में R यूनिट वेक्टर R01 डिवाइडेड बाय R10, सॉरी 0 क्या था ये, 01 था बेटा, ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, कई बार गलती हमसे भी हो जाती है। ये स्क्वायर, सेकंड टर्म में से ये G नोट कॉमन लोगे, G और M नोट तो आपने कॉमन ले लिया है, यहाँ पे क्या बचेगा, आपके पास बचेगा M2, और यहाँ पे R02, और ये आपके पास 02, और कुछ इस तरीके से। लास्ट में आप nth के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, mn, यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, 0n, और ये भी रहेगा 0n, और ये स्क्वायर। क्लियर है। तो ये आपके पास क्या आ गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन, कि जो ये बॉडी है इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट मासेस अगर फोर्स लगा रहे हैं तो जो कंप्लीट रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लगेगा वो क्या होगा, सारे पार्टिकल्स जो मिलके फोर्स लगा रहे हैं उन सबका वेक्टर सम। कोई डाउट है बेटा, यहाँ तक समझ आया। देखिए आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो सिलेबस कब कंप्लीट हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा एम है एक एक टॉपिक को क्लियर करना, सिलेबस खत्म नहीं करना है। सिलेबस हम खत्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस खत्म हो जाएगा, सिलेबस की टेंशन मत लीजिए। आप सिर्फ एक टेंशन लीजिए कि आपको यहाँ पे जो भी टॉपिक कराया जाएगा आपको उसको बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से समझ के जाना है, और घर पे जाके इसको रिवाइज करना है। फिफ्थ फोर्थ यूनिट मैंने कंप्लीट करा दी है, फिफ्थ आपकी कंप्लीट हो गई है।